नोटिफिकेशन। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो भाई प्रस्तुत हो फिर से आज आप लोगों के सामने। जैसा कि बैकग्राउंड देखकर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स लेक्चर नंबर 4। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। और ये चीज़ें हम लोग पढ़ किस लिए रहे हैं सर? तो आप बोलेंगे सर बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस बायोलॉजी की एक क्लास है। साइंस बायोलॉजी की एक क्लास है। आप कहीं का भी सर टीजीटी दे रहे हो, इवन कहीं का भी पीजीटी दे रहे हो, ये क्लास सर आपके लिए इफेक्टिव होने वाली है। चलिए एक बार भाई क्लियर कर दीजिए, ऑडियो ऑडियो क्लियर है? राधे राधे सुची जी, राधे राधे नेचर ब्लॉग जी। चलिए भैया, तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़े हैं, ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिए हैं और क्रेब्ज साइकिल पढ़ लिए हैं। क्रेब्ज साइकिल में हमको पढ़ना क्या था सर? अभी एम्फीबोलिक नेचर ऑफ क्रेब्ज साइकिल। एनसीईआरटी की एक हेडिंग है कि एम्फीबोलिक नेचर ऑफ क्रेब्ज साइकिल। हम लोग बोलते हैं ना कि रिस्पायरेशन इज अ एम्फीबोलिक प्रोसेस। तो कैसे है वो मैं समझाया हूं, बट हम लोग क्रेब्ज साइकिल के एम्फीबोलिक नेचर को देखेंगे। तो क्या जेनेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे? क्या नहीं, वो भी चलेगा। रिस्पायरेशन हम अलग से, जेनेटिक्स एक्चुअली जेनेटिक्स आपका ऐप पर चल रहा है, ठीक है ना? वो एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस चली गई 7-8 लेक्चर के बाद, और अदर क्लासेस एप्लीकेशन पर चली गई। गुड मॉर्निंग मीना जी, ऐप पर चल रही हैं वो सब क्लासेस। हम यहाँ पर देखते हैं आप सभी को टीचर्स एकेडमी की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। भाई बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। टीचर्स एकेडमी की तरफ से सभी छात्रों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, जैसा कि बैच से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। भाई आपको पता है कि हमारे टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। जैसे कि एक है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस का बैच है, सेकंड है एनवीएस टीजीटी 2024 साइंस का बैच है, और थर्ड है एमपीटेट वर्ग 2 मेंस। ये 3 नए बैच चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, हमसे जुड़ने के लिए यहाँ संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 टीचर पढ़ाते हुए मिलेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस वर्ग में। केमिस्ट्री आपको डॉक्टर महेश सिंह सर पढ़ाते हुए मिलेंगे, बायोलॉजी आपके आकाश सर यानी कि मैं पढ़ाता हुआ मिलूंगा, और फिजिक्स आपके इंजीनियर हारिस मुस्तफ़ा सर पढ़ाते हुए दिखेंगे आपको। चलिए भैया, सर जेनेटिक्स का टॉपिक बहुत कंप्लीट कराए प्लीज, भी कंप्लीट कराएं। चलिए देखा जाएगा उसको, सुची जी उस पर भी हम देखेंगे, बात कर लेंगे। जैसा भी होगा आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग हेडिंग बनाएंगे एम्फीबोलिक नेचर ऑफ। वर्ग 2 का सिलेबस क्या है सर? तो वर्ग 2 का सिलेबस 9th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। वर्ग 2 मेंस का जो सिलेबस है सर, वो 9th की जो एनसीईआरटी है वही उसका सिलेबस है। हम सिलेबस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें लेकर हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मुस्तफ़ा सर, न्यूटन सर। चलिए भाई, महबूब आलम जी भी जुड़ गए हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, क्रेब्ज साइकिल तक चीजें पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, तो टोटल रिस्पायरेशन की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। रिस्पायरेशन की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। रिस्पायरेशन की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जी बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यहां पर हम लोग देखते हैं भैया एम्फीबोलिक नेचर ऑफ क्रेब्ज साइकिल। हेडिंग बन रही है सर एम्फीबोलिक नेचर ऑफ क्रेब्ज साइकिल। नेचर ऑफ क्रेब्ज साइकिल। क्या कोई बता सकता है एम्फीबोलिक नेचर ऑफ क्रेब्ज साइकिल का मीनिंग? क्रेब्ज साइकिल का एम्फीबोलिक नेचर हम लोग देखते हैं। सर मुझे पबजी गेम का एडिक्शन हो गया है, 18 आवर गेम खेलता हूं सर, कैसे छोड़ूं प्लीज बताएं। अब ठाकुर जी ये तो आप ही डिसाइड कर पाओगे ना, आपकी लाइफ है। हम आपको बता सकते हैं भाई कि गेम से आपका नुकसान होगा, बिल्कुल कार्बन सिंड्रोम होने के चांसेस भी रहेंगे। तो वो चीजें आपको खुद ही छोड़नी पड़ेंगी। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, चीजें धीरे धीरे छूट जाएंगी, ठीक है भैया? चलिए एम्फीबोलिक नेचर ऑफ क्रेब्ज साइकिल में देखते हैं कि मान लेते हैं ये आपका है क्रेब्ज साइकिल। क्या है? क्रेब्ज साइकिल की बात करते हैं। ये क्रेब्ज साइकिल हो गया सर। मैं जो पूछूंगा उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। आप बताइए
आप यहां पर बताइएगा भैया, यहां पर ध्यान देंगे, स्क्रीन पर सभी लोग ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ठीक है, उस पर भी चर्चा होगी। क्रेब्स साइकिल में बताइए, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो कहां पर जाता है? आप बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब सर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम पायरुविक एसिड बना, और वो पायरुविक एसिड फर्दर टूट के एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया, और वही एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करेगा सर कहां पर? क्रेब्स साइकिल में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है और क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट टूटा और क्रेब्स साइकिल में एंटर किया। ठीक, आप बताइए फैट अगर टूटेगा, अगर फैट टूटता है सर तो क्या ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा? आप बोलेंगे सर फैट भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, और फैटी एसिड फर्दर एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, और वो एसिटिल कोएंजाइम में फिर से क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। मतलब आपका फैट भी टूटेगा तो कहां पर एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में। प्रणाम अनुराधा जी। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्यों बता रहा हूं। प्रोटीन जब टूटता है सर तो अमीनो एसिड में टूटता है। अमीनो एसिड में सर, अमीनो एसिड में होगा डीएमिनेशन, डीएमिनेशन के थ्रू सर बनता है एसिड। अमीनो एसिड का डीएमिनेशन हुआ और बना सर एसिड। आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल के जितने भी इंटरमीडिएट हैं वो जनरली क्या है? एसिड्स हैं। तो प्रोटीन भी टूटेगा तो ये भी क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, और ये तीनों रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है, प्रोटीन भी और फैट भी। तो अगर ये तीनों टूटेंगे, इनका ब्रेक डाउन होगा सर, तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जब मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ा रहा था तो मैंने क्रेब्स साइकिल के 2-3 नाम बताए थे। मैंने आपसे बोला था सर कि क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को मेटाबॉलिक सिंक बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? क्रेब्स साइकिल को मैंने एक नाम दिया था मेटाबॉलिक सिंक, और ये नाम हवा में नहीं दिया गया था, ये नाम सर हवा में नहीं दिया गया था। मेटाबॉलिक सिंक क्या होता है? गुड मॉर्निंग प्रीति जी। मेटाबॉलिक सिंक क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं, एक सिंपल सी बात समझते हैं हम लोग। घर में खाना कहां पर बनता है? आप बोलेंगे सर किचन में बनता है। घर में खाना कहां पर बनेगा सर? किचन में बनेगा। अब वो खाना आप लेकर कहीं भी बैठकर खा सकते हो, बालकनी में बैठकर खा सकते हो, तखत पर बैठकर खा सकते हो, बेड पर बैठकर खा सकते हो, कुर्सी पर बैठकर खा सकते हो। मतलब खाना बनेगा किचन में सर, और उसको खाया कहीं भी जा सकता है, खाया कहीं भी जा सकता है। बट क्या खाना खाने के बाद आप प्लेट तुरंत फेंक देते हो? नहीं सर, प्लेट फेंकते नहीं है। प्लेट धुलने के लिए जाती है कहां पर? बेसिन में, वॉश बेसिन में या क्लीनिंग एरिया में जाती है सर। तो खाना बना कहीं और, खाया कहीं और गया, और सर धुला कहीं और गया बर्तन। इसका मतलब ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ध्यान से सुनिएगा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें बनेगा कहां सर? C3 साइकिल में। फूड का सिंथेसिस कहां पर होता है प्लांट में? चाहे वो C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो, फूड बनेगा सर C3 साइकिल में। सब जगह C3 साइकिल चलेगी, फूड बनेगा। फूड बना कहां? C3 साइकिल में। फूड टूटा कहां सर? क्रेब्स साइकिल में। फूड बना C3 साइकिल में, और उसका यूटिलाइजेशन हर सेल ने किया, बॉडी की हर सेल ने किया। एक्चुअल में फूड टूटा क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल क्या होगा? मेटाबॉलिक सिंक होगा। क्रेब्स साइकिल मेटाबॉलिक सिंक होगा, क्योंकि सारे के सारे बर्तन सर वॉश बेसिन में धुले जाते हैं। खाना बना किचन में था, धुला गया कहां पर? वॉश बेसिन में सर। उसी तरीके से C3 साइकिल में भोजन बना और टूटा कहां पर? क्रेब्स साइकिल में। तो मेटाबॉलिक सिंक जो मैं बोला था वो हवा में नहीं बोला था। मेटाबॉलिक सिंक इसलिए क्रेब्स साइकिल को बोला जाता है क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन यहीं पर होता है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है भैया? अगर क्लियर हुई हो तो डन लिखिए। मैं कुछ भी लिखवाऊंगा उसका कुछ न कुछ मीनिंग होगा, और कहीं ना कहीं मैं उसे समझाऊंगा जरूर। जहां जरूरत समझ में आएगी मैं समझाऊंगा जरूर। बिना कंसेप्ट के कोई नाम नहीं लिखाया जाएगा। चीजें यहां तक क्लियर हैं तो डन लिखिए। मेटाबॉलिक सिंक क्यों बोला जाता है? अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आप बताइए, क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में। क्या होता है भैया? सक्सिनाइल
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये तो पता ही है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आपको मालूम होगा इंटरमीडिएट होता है क्रेब्स साइकिल का। कैसे बनता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में सर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ये एक इंटरमीडिएट है सर। क्रेब्स साइकिल में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन टूट के आए हैं, यहां पर टूटे भी हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। पहले यहां पर कैटाबॉलिक प्रोसेस हुई, अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा आपका क्लोरोफिल ए। क्या बनाएगा? क्लोरोफिल सिंथेसिस कराएगा सर। ये सिंथेसिस कराएगा क्लोरोफिल की। यहां से क्या सिंथेसाइज होगा? क्लोरोफिल सिंथेसिस ये कराएगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस कराएगा। कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये एनाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, इसी को तो एम्फीबोलिज्म बोला जा रहा था, इसी को मैंने बोला था एम्फीबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट जब एनाबॉलिक प्रोसेस में इंटर करे उसी को एम्फीबोलिज्म बोला जाता है। आपने बताया कि क्रेब्स साइकिल का सक्सिनाइल कोएंजाइम एक इंटरमीडिएट है, ये क्लोरोफिल बनाता है सर। चीजें क्लियर? अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में और क्या बना सकता है? तो सर ये हीमोग्लोबिन भी बनाता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में भी सक्सिनाइल कोएंजाइम में हेल्प करता है। आपको पता है, गुड मॉर्निंग सीवीज जी, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन हो या क्लोरोफिल हो उसमें पोरफायरिन स्ट्रक्चर पाया जाता है, और पोरफायरिन स्ट्रक्चर बनाने का काम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का होता है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हुई। और क्या कर सकता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में? तो सर ये साइटोक्रोम सिंथेसिस कराता है, साइटोक्रोम सिंथेसिस भी कराता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में साइटोक्रोम सिंथेसिस भी कराता है। जो बता रहा हूं आराम से समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस, साइटोक्रोम सिंथेसिस में हेल्प कौन करेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। गुड मॉर्निंग रश्मि जी। और क्या कर सकता है? तो एक और प्रोटीन हम लोग सुने हैं, एक और प्रोटीन हम लोग सुने हैं भाई, उसे बोलते हैं फाइटोक्रोम। क्या बोलते हैं भैया? फाइटोक्रोम बोलते हैं, फाइटोक्रोम। तो ये फाइटोक्रोम की भी सिंथेसिस कराता है, ये फाइटोक्रोम सिंथेसिस भी कराता है। इसे हम लोग पढ़ते हैं फोटोपेरियोडिज्म में। फाइटोक्रोम दो टाइप के, पीएफआर और पीआर, फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फार रेड। चीजें क्लियर? अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि सक्सिनिल कोएंजाइम का यूज कहां कहां होगा, आप बोलेंगे क्लोरोफिल सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, साइटोक्रोम सिंथेसिस, फाइटोक्रोम सिंथेसिस। चीजें क्लियर? कैटाबॉलिक प्रोडक्ट, कैटाबॉलिक रिएक्शन का प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसने बना दिया क्या? एनाबोलिज्म में इन्वॉल्वमेंट हुआ और ये नए सिंथेसिस कर दी, इसी को एम्फीबोलिज्म बोला जाता है। अब बताइएगा, फैट टूटता है तो एसिटिल कोएंजाइम में बनता है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। फैट के टूटने से एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है, तो फैट जुड़कर फैट के टूटने से एसिटिल कोएंजाइम में बना। अब ये एसिटिल कोएंजाइम में जुड़कर फैट दोबारा बना सकता है कि नहीं? आप बोलेंगे सर ये फैटी एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा भैया? फैटी एसिड बनाएगा। एसिटिल कोएंजाइम में कंबाइंड होकर फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, फैटी एसिड का, गुड मॉर्निंग उमा जी, फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। और क्या कर सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में? कोई बताएगा भैया और क्या कर सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में? तो आप बोलेंगे सर ये क्यूटीन या वैक्स की सिंथेसिस कराता है, क्यूटीन या वैक्स की सिंथेसिस कराता है, वैक्स सिंथेसिस कराता है, वैक्स सिंथेसिस कराता है। वैक्स की सिंथेसिस कौन कराएगा? या क्यूटिन की? प्लांट पर जो क्यूटिन की लेयर होती है, क्यूटिन की या वैक्स की जो लेयर हम लोग देखते हैं, वो कौन बनाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। कौन बनाएगा भैया? एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा। और क्या कर सकता है एसिटिल कोएंजाइम ए? आप बोलेंगे सर ये फ्लेवेनाइड का सिंथेसिस करेगा, फ्लेवेनाइड का सिंथेसिस करेगा। अभी इसका एक एग्जांपल दूंगा, फ्लेवेनॉइड्स सिंथेसिस कराएगा, फ्लेवेनॉइड्स सिंथेसिस कराएगा, सिंथेसिस कराएगा। अभी आप खुद ही कोरिलेट कर पाएंगे सारी चीजों को। फ्लेवेनॉइड्स क्या होता है? एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है सर, एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है।
फ्लेवेनाइड एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है। हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें आता है वनीला फ्लेवर। वनीला है क्या सर, बताइएगा। वनीला फ्लेवर एक आता है, तो वनीला फ्रूट है कि प्लांट है? वनीला फ्रूट है कि प्लांट है सर? हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो बोलते हैं सर वनीला फ्लेवर में दीजिएगा, केक खाते हैं तो बोलते हैं वनीला फ्लेवर में, हमको केक चाहिए। बताइएगा वनीला है क्या, फ्रूट है कि प्लांट? आप बोलेंगे सर वनीला प्लांट होता है। वनीला प्लांट होता है और वो क्या होता है, फ्लेवेनॉइड्स होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। क्या होगा भैया, फ्लेवेनॉइड या फ्लेवरिंग एजेंट होगा, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। और एक बात, एसिटिल कोएंजाइम में टर्पीन्स का सिंथेसिस कराता है, और टर्पीन्स एक्चुअल में होते क्या है, आप बोलेंगे सर जिब्रेलिक एसिड। इसका मतलब जिब्रेलिन के सिंथेसिस में भी, जिब्रेलिन के सिंथेसिस में भी किसका रोल होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का, एसिटिल कोएंजाइम ए का। वेनिला एक प्लांट होता है सर, फ्रूट नहीं होता। वेनिला प्लांट होता है, प्लांट, और वेनिला फ्लेवर क्या करते हैं, प्लांट एसेंस होता है, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। केक या हम लोग आइसक्रीम में उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए या फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए। फ्लेवर इनहेंसर जैसा यूज होता है, वो फ्लेवेनाइड की कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। जिब्रेलिक एसिड, इस एसिड्स होते क्या है, टर्पीन्स होते हैं सर, और जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस कौन कराता है, एसिटिल कोएंजाइम में। कुछ चीजें क्लियर हुई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आप बताइए, क्रेब्स साइकिल में कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही थी, ये इसका इंटरमीडिएट सक्सिनिल कोएंजाइम है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन में गया। एसिटिल कोएंजाइम में सबस्ट्रेट जैसा यूज होता है, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, इसने भी फैटी एसिड, क्यूटिन, फ्लेवोनाइड और जिब्रेलिक एसिड बनाया। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन टूटा, प्रोटीन टूटा, ठीक है, तो यहां पर एक और इंटरमीडिएट बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड, एंड ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और ऑक्जेलो एस्टिक एसिड क्या करेगा सर, बताइएगा। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और ऑक्जेलो एस्टिक एसिड क्या करेगा सर? आप बोलेंगे सर, यहां पर मैं इसे थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं भैया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये क्या करेंगे सर, ये अमीनो एसिड का सिंथेसिस कराएगा। किसकी सिंथेसिस? अमीनो एसिड सिंथेसिस कराएंगे। अमीनो एसिड सिंथेसिस कराता है कौन? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में होता है सर डीएमिनेशन, बनता है क्या, ग्लूटारेट या ग्लूटामिक एसिड बनता है। ग्लूटामिक एसिड में क्या होगा, ट्रांस एमिनेशन होगा, और बाकी सारे अमीनो एसिड्स वहां से बनेंगे। तो ये अमीनो एसिड सिंथेसिस कराएगा। और क्या करा सकता है सर? आप बोलेंगे सर एल्केलॉइड सिंथेसिस कराएगा, एल्केलॉइड्स सिंथेसिस कराएगा। एल्केलॉइड सिंथेसिस कौन कराएगा? आप बोलेंगे सर ऑक्जेलो एस्टिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और ऑक्जेलो एस्टिक एसिड क्या कराते हैं, एल्केलॉइड की सिंथेसिस कराते हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस कराते हैं, और पायरिमिडीन्स बनाते हैं। और क्या सिंथेसाइज करेंगे? पायरिमिडीन्स का भी सिंथेसिस करेंगे, पायरिमिडीन सिंथेसिस करेंगे, पायरिमिडीन सिंथेसिस करेंगे। सवाल यहां से भर भर के आता है, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, ये बताइए, एसिटिल कोएंजाइम से जो भी प्रोडक्ट बने हैं कैसे हैं? सब फैट हैं। फैटी एसिड, क्यूटीन भी वैक्स है, फैट है, फ्लेवोनाइड भी फैट होता है, जिब्रेलिक एसिड भी फैटी नेचर का होता है। चीजें क्लियर हुई भैया, चीजें क्लियर हुई। यहां पर क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम, पोरफायरिन स्ट्रक्चर यहां पर पाया जाएगा, पोरफायरिन स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलेगा। यहां तक जो मैं चीजें समझाना चाहता था आपको समझ में आया कि नहीं? एम्फीबोलिक नेचर समझ में आया कि नहीं? क्रेब्स साइकिल कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसका इंटरमीडिएट, क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट ये क्या बना रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब इसी को एम्फीबोलिज्म बोलेंगे, इसी को एम्फीबोलिज्म बोलेंगे। एम्फीबोलिक नेचर समझ में आया कि नहीं क्रेब्स साइकिल का? क्रेब्स साइकिल का सर एम्फीबोलिक नेचर समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। तब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेंगे। यहां तक चीजें कुछ क्लियर हुई कि नहीं सर? ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जितना मैं बताया हूं सब इंपॉर्टेंट है। चीजें क्लियर हुई यहां तक भैया?
ये सब ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा सीधा पूछेगा एस्टिल कोएंजाइम में किस किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये सब ऑप्शन में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब अगली हेडिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे ईटीएस बोलते हैं या इसी को बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन। एनर्जी बैलेंस सीट लास्ट में सटल मैकेनिज्म पढ़ाने के बाद बताऊंगा, परेशान नहीं होना है किसी को। एनर्जी बैलेंस सीट सटल मैकेनिज्म पढ़ाने के बाद पूरा बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या टर्मिनल ऑक्सीडेशन में दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं सर। यहां पर सर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं सर, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, और सर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे और फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। सर आप एनसीईआरटी रीराइट कर दो। एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, एम्फीबोलिक नेचर ऑफ क्रेब्स साइकिल या एम्फीबोलिक नेचर ऑफ रिस्पायरेशन। मैंने उसे यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है इस पिछली स्लाइड में। पिछली स्लाइड में मैंने वो सारी चीजें लिख डाली हैं जो एनसीईआरटी बताना चाहती थी। ठीक, जो एनसीईआरटी बताना चाहती थी मैंने सारी चीजें यहां पर आपको समझा दी हैं। अब हम लोग देखेंगे सर ईटीएस होता क्या है। ईटीएस का साइट कोई बताएगा क्या सर? ईटीएस का साइट बताइए। साइट ऑफ ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की साइट बताइए भैया। साइट क्या होगी? आप बोलेंगे सर साइट की बात हो रही है तो साइट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या होगी साइट? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। आज थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिएगा, सेटल मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे, सेटल सिस्टम भी पढ़ के और एनर्जी बैलेंस शीट तक चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, जिससे एक क्लास और लगे आपका रिस्पायरेशन क्लियर हो जाए। ठीक, और पिछली सारी क्लासेस लगी हुई हैं, आप जाकर वहां से 3 क्लासेस देख लीजिएगा। आपको कोई डाउट यहां पर रिस्पायरेशन में नहीं आने वाला है, ये मेरा दावा है। ठीक है भाई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन साइट होता है किसके लिए? ईटीएस के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर देखने को मिलेगा। ठीक, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब एक और चीज यहां पर मैं पूछूंगा कि फाइनल हाइड्रोजन या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या हो सकता है? फाइनल, भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराएगा, ट्रांसफर कराएगा। यहां पर होगा क्या? टर्मिनल ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। NADH2 बनता है ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्ज साइकिल में, और FADH2 बनता है क्रेब्ज साइकिल में। वो NADH2 और FADH2 यहां पर क्या होंगे? वो होते हैं रिड्यूसिंग पावर। वो यहां पर क्या होंगे? वो NADH2 और FADH2 NAD और FAD में रिड्यूस होंगे। तो सर यहां पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई तो होगा। आप बोलेंगे सर फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन। और एक टर्म फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये होगा सर ऑक्सीजन। ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है। कारण क्या है सर? आप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दो, करेगा क्या? हाइड्रोजन जब तक उसके पास नहीं आएगा वो वाटर बना ही नहीं पाएगा। मेटाबॉलिक वाटर बनेगा कैसे सर? तो ये हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को भी फाइनली एक्सेप्ट करता है। तो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपसे पूछा जाए, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछा जाए, आंसर आप ऑक्सीजन करिएगा। आंसर आप ऑक्सीजन करिएगा। चीजें क्लियर हैं? अब कुछ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं सर यहां पर। इलेक्ट्रॉन कभी भी हवा में नहीं जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, उसका ट्रांसफर कराने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर एक सिस्टम, कुछ कॉम्प्लेक्सेस चाहिए। तो कितने कॉम्प्लेक्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे सर? मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कुल मिला के सर 5 कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड। 5 कॉम्प्लेक्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं सर। 5 कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड। अब वो कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं? वो कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं?
थोड़ा सा कंसंट्रेशन 15-20 मिनट का कंसंट्रेशन बना के रखिए। मैं 5 कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं, मैं क्लियर भी करूंगा कि 4 कॉम्प्लेक्स किसके लिए हैं, 5वां किसके लिए है। 15 से 20 मिनट आप टाइम दीजिए, चीजों को ध्यान से सुनिए, जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिए, सब कुछ क्लियर होगा, मेरा दावा है। आप खुद ही सब कुछ बताओगे, मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा। आप खुद ही सब कुछ बताएंगे, मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं सर। हमने लिखा सर पहला कॉम्प्लेक्स या फर्स्ट हमने लिखा। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए, आप बताइए NaDH2 बना कहां पर। आप बोलेंगे सर ग्लाइकोलिसिस में बना, क्रेब्स साइकिल में बना और लिंक रिएक्शन में बना। 3 जगह पर NaDH2 बन रहा है सर। और टूटेगा कहां पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर टूटेगा। NAD का फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, ATP निकलेगी वहां से, ATP वहां से फॉर्मेशन होगा। तो NaDH2 को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होगा, NaDH2 को तोड़ने वाला एंजाइम। अरे भाई NaDH2 बना हुआ है, रिड्यूसिंग पावर है, उसको कोई एंजाइम तोड़ेगा तब तो NAD रिलीज होगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा, वाटर बनेगा और ATP बनेगा। क्लियर है। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन चैनल के थ्रू, हाइड्रोजन अपना प्रोटॉन चैनल के थ्रू क्या करेगा, जाएगा और वहां पर क्या होगा, 120 डिग्री का कन्फर्मेशनल चेंज आएगा F0 F1 पार्टिकल में और ATP का सिंथेसिस होगा। तो ध्यान से आप सुनिएगा, सर पहला कॉम्प्लेक्स होता क्या है। आप बोलेंगे सर पहला कॉम्प्लेक्स होता है NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है, NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज। आप बोलेंगे सर NaDH2 तो ठीक था, डिहाइड्रोजिनेज कैसे हुआ, क्योंकि ये NaDH2 सर NAD प्लस में टूटेगा, NAD प्लस प्लस 2H प्लस में टूट रहा है। इसका मतलब सर यहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन को रिलीज कराने की कैपेसिटी किसके पास है, हाँ मैं बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, हाइड्रोजन को रिलीज कराने की कैपेसिटी है डिहाइड्रोजिनेज के पास। तो इसलिए एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, परेशान मत होइए। बंद हो गया। चालू हो रहा है, जुड़े रहिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लास बस 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, किसी को भागना नहीं, हम लोग जहां जहां पढ़ रहे थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। परेशान नहीं होना है किसी को, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम, 30 सेकेंड का समय लगेगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। बस 1 मिनट का समय लगेगा, चीजें स्टार्ट हो रही हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रिदम टूटता है बट हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बने रहना है। फालतू इधर उधर रील नहीं देखना है किसी को, कि थोड़ा सा टाइम मिल गया सर रील देख लेते हैं। मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा महबूब आलम जी, कुछ नहीं छूटेगा, एक एक सिंगल स्टेप को मैं क्लियर करूंगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आज के बाद क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप लोग बने रहिए। और जितने लोग जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए भाई, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, यही चीजें मैं आपको बता रहा था, ये चीजें मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। चलिए आप बताइए, ये NaDH2 से जब NAD प्लस बनेगा तो 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन क्या होंगे भाई,
दो हाइड्रोजन आपके क्या होंगे। अच्छा अभी वॉइस क्लियर है, आवाज जा रही है प्रॉपर, बताइएगा आवाज प्रॉपर जा रही है, आवाज प्रॉपर जा रही है। चलिए भाई परेशान नहीं होना है, ठीक, रिलैक्स होकर बोर्ड पर फोकस करिए। हमने आपसे बताया सर NADH2 को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होगा, क्योंकि सर यहां पर NAD प्लस अगर रिलीज होगा 2H2 बनेगा या 2H प्लस बनेगा, 2H प्लस बनेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन को रिलीज कराने वाला एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होगा सर, तो एंजाइम का नाम होगा NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पहला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया सर? NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ कि नहीं? है पहला कॉम्प्लेक्स होगा NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब NADH2 के अलावा आपके पास और कौन है रिड्यूसिंग पावर? आप बोलेंगे सर FADH2 भी बना था क्रेब्स साइकिल में, जब सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ था सर किसमें? फ्यूमरेट में। सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ सर तो FADH2 का भी फॉर्मेशन हुआ था, और FADH2 को तोड़ने वाला एंजाइम होगा सर FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। आप बताइए FADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। बुक में और कुछ लिखा रहता है सर, बुक में लिखा रहता है, बुक में लिखा रहता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बुक में एक और एंजाइम लिखा रहता है सर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज दोनों सेम है क्या? आप बोलेंगे ना भाई, आपका अधिकार भी है कि क्या ये दोनों सेम एंजाइम है। मैं बोलूंगा नहीं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कराता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पाया कहां जाता है? आप कहेंगे सर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज ये पाया जाएगा सर कहां पर? ये पाया जाएगा मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम पाए जाते हैं कहां पर? ये आपके मैट्रिक्स में, बट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसका मतलब सर FADH2 बना कहां पर? FADH2 बना भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होगा तभी सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में। इसका मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बनाता है किसे? वो बनाता है किसको? FADH2 को, और FADH2 डिहाइड्रोजिनेज तोड़ता है FADH2 को। इसलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स लिखे जा सकते हैं, इसलिए ऑब्लिक कर कर ये कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होती है। FADH2 का बनना, FADH2 का टूटना, ये दोनों प्रोसेस होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। रीजन क्या होता है सर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पाया जाता है, तो FADH2 बनेगा तो कहां बनेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बनेगा, और टूटेगा भी तो कहां पर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम FADH2 को बनाता है, और FADH2 डिहाइड्रोजिनेज ये FADH2 को तोड़ता है, हाइड्रोजन को रिलीज कराता है। इसलिए ऑब्लिक करके चीजें लिखी गई रहती हैं, ठीक। यहां पर कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है पहले कॉम्प्लेक्स में। FMN प्रोटीन होता है या कोफैक्टर होगा, और FES प्रोटीन होगा, इसकी जरूरत यहां पर पड़ती है, ठीक। FMN कोफैक्टर के फॉर्म में होगा, FES प्रोटीन यहां पर पाई जाएगी, ठीक। अब थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं भैया, तीसरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या होगा सर? थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए आप लोग, थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए, थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए। देखिए FADH2 डिहाइड्रोजिनेज को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऑब्लिक करके लिखने का कारण है क्योंकि इसके कारण FADH2 बनता है और इसके कारण टूटता है, और यह प्रक्रिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। मैं समझा रहा हूं, वो भी समझा दूंगा महबूब आलम जी, क्यों दिया गया है मैं समझाऊंगा, अभी बनाऊंगा भाई, फिगर बनाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताया जाएगा भैया, परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा मेरे पर भरोसा रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सब सिखा दूंगा। अगले 20 मिनट में आप खुद ही सब बोलेंगे। तीसरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा सर? आप बोलेंगे सर
NADH2 डिहाइड्रोजिनेज टूटेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज टूटेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए चाहिए सुटेबल एक्सेप्टर, और सुटेबल एक्सेप्टर होगा सर साइटोक्रोम। क्या होगा? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या होगा? आप बोलेंगे सर साइटोक्रोम 3 टाइप के होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। यहां पर होगा साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, C1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होगा? साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होगा। और इसी को आपकी बुक में दे रखा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, C रिडक्टेज। इसी को आपकी बुक में दे रखा है साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। आपकी किताब में एक और नाम दिया गया है कि साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स क्या होगा? आप बोलेंगे सर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। गुड मॉर्निंग नेहा जी, यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब चौथे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। साइटोक्रोम और B और साइटोक्रोम C1 तो हो गया, फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम A3 एंड A। क्या होगा भाई? या साइटोक्रोम A एंड A3, यहां पर हो जाएगा साइटोक्रोम A एंड A3, साइटोक्रोम A एंड A3। और इसी को कहा जाता है साइटोक्रोम, इसी को एक और नाम दिया जाता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये चौथा कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स था। साइटोक्रोम A एंड A3 ये आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, जिसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोला जाता है, और थर्ड वाले को साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब पांचवा कॉम्प्लेक्स क्या होगा सर? पांचवा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पांचवा कॉम्प्लेक्स बताइए भैया। आप कहेंगे सर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होगा F0 F1 ATP सिंथेटेज, सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। अब एक छोटा सा सवाल आपके पास मैं भेज रहा हूं, आप लोगों के पास एक छोटा सा सवाल जाने वाला है, जवाब दीजिएगा। पांचों कॉम्प्लेक्स हमने लिख दिए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए NADH2 टूटा, FADH2 टूटा, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन आए, यहां से इलेक्ट्रॉन चौथे कॉम्प्लेक्स के पास गया। अब चौथे कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? चौथे कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन चौथे कॉम्प्लेक्स के पास आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भैया? ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बताइए, चौथे कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर? मैं एक चीज पहले क्लियर कर दिया हूं, बट मैं पूछ रहा हूं आपसे फिर से, चौथे कॉम्प्लेक्स के पास जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो जाएगा कहां पर? इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? क्या वो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के पास आएगा कि कहां जाएगा? बताइए, चौथे कॉम्प्लेक्स के पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये कहां पर जाएगा? बहुत बढ़िया, निकिता जी, उमा जी ने जवाब दिया सर ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब पहला कॉम्प्लेक्स टूटा, या सॉरी NADH2 टूटा, FADH2 टूटा, इलेक्ट्रॉन थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास आया, थर्ड से इलेक्ट्रॉन फोर्थ के पास आया, और यहां से चला गया ऑक्सीजन के पास और वाटर बना लिया। और सर वाटर बना लिया, इसका मतलब एक से लेकर 4 तक जो आपकी प्रक्रिया है, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। मैंने आपसे बताया ETS के 2 पार्ट होते हैं, ETS के 2 पार्ट होते हैं। ETS के 2 पार्ट क्यों बोला था? क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉम्प्लेक्स ही ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक होता है, फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। फिफ्थ वाला तो प्रोटॉन चैनल होता है, हाइड्रोजन चैनल होता है, जो कि एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो पार्ट लिखते हैं, एक हो गया आपका ईटीसी, एक हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ईटीसी में टोटल 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहां पर हम लोग इसे क्या बोलेंगे, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 कॉम्प्लेक्स हैं। कितने हैं भैया? 4 कॉम्प्लेक्स हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्स हैं, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है, एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। शुरू में किसी ने बोला था कि सर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो 4 कॉम्प्लेक्स आपके ईटीसी में होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाला। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात होगी तो वहां पर 5, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात होगी तो वहां पर 4 कॉम्प्लेक्स। चीजें क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने यहां पर एकदम क्लियर कट ये चीजें कर दी हैं, रीजन भी बता दिया है इसका मैंने रीजन भी बता दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चौथे कॉम्प्लेक्स के पास आने के बाद चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और हाफ O2 और 2H+ मिलके बना लेंगे वाटर, 2H+ मिलके बना लेंगे वाटर। और इनके पास क्या है? एटीपी सिंथेज है, एटीपी की सिंथेसिस कराएंगे तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कराता। चीजें क्लियर हुई कि नहीं भैया? डन लिखिए, अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो बताइए। यहां तक हो गया तो डन लिखिए, तो आगे देखा जाए। यहां तक चीजें हो गई? हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा फ्लो शीट डायग्राम से एक चीज समझा दूंगा, तब आपको फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी बताऊंगा। बताइए, आप लोगों का सवाल था सर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दिया है, फिर थर्ड दिया है, फिर सेकंड दिया है। ये किसी का सवाल था कि बुक में ऐसा दिया गया है सर। समझते हैं, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। आज के बाद डाउट नहीं रहेगा, देख लीजिएगा। ये रहा सर आपका कॉम्प्लेक्स सेकेंड। ठीक, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होगा सर? आप कहेंगे सर यहां पर NaDH2 टूटेगा और सर NAD का फॉर्मेशन होगा। मैंने यही तो बोला है कि NaDH2 टूटकर NAD बनाएगा, बोला था ऐसा? बिल्कुल। यहां पर क्या होगा? आप बोलेंगे सर सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो FADH2 बनेगा। हमने यहां पर लिख दिया कि सर सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ, यहां से सर FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, और ये FADH2 टूट गया किसमें? FAD+ में। इसे मैं थोड़ा सा और सुंदर लिख देता हूं, क्योंकि चीजें हो सकता है ना दिख रही हो। यहां पर बना आपका FADH2। ठीक, सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ तो FADH2 बना, और यही FADH2 टूटकर FAD बना लिया। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज था, NaDH2 को तोड़ दिया। सेकेंड के पास FADH2 डिहाइड्रोजिनेज था, तो FADH2 को तोड़ दिया। मैंने आपसे बताया था कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी होता है, तो यहां पर कौन काम करेगा? यहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ही तो काम करेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड में आपका FADH2 डिहाइड्रोजिनेज यहां पर वर्क करेगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यहां पर सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने में काम करेगा। क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब क्या होगा सर? अब यहां पर होगा कॉम्प्लेक्स थर्ड। आप बताइए, कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टूटा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला सर, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास उड़कर आएगा? बताइएगा। NaDH2 टूटा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और आना है कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। सर की हो सकती है तबीयत खराब हो, तो इस कारण से क्लास थोड़ा सा नहीं चल पा रही है, चलेगी। देखिए होता क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से सेकंड में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाएगा? अरे भैया,
यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाने का कोई तुक इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये है मैट्रिक्स में। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन टूटेगा उसका एक्सेप्टर कहां पर, वो आएगा आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, वो कभी भी सेकेंड के पास नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर FADH2 डिहाइड्रोजिनेज पाया जा रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पाया जा रहा है, जिसका NADH2 से कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास हवा में तो आएगा नहीं, तो यहां पर एक होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नाम है यूबी क्यूनॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका नाम है यूबी क्यूनॉन। ये यूबी क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को लिया और बना लिया यूबी क्यूनॉल। क्या बनाया भैया, ये बना लिया यूबी क्यूनॉल, मतलब UQS2 बना लिया। और ये UQS2 कन्वर्ट हो गया फिर से यूबी क्यूनॉन में, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स थर्ड को, इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स थर्ड को। हम लोग जब जेड स्कीम पढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से, जब जेड स्कीम पढ़ते हैं तो वहां पर जब आपका फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जाता है किसके पास, प्लास्टोक्यूनान के पास। प्लास्टोक्यूनान का कजिन भाई है, प्लास्टोक्यूनान का कजिन है कौन, यूवी क्यूनान। अरे भाई सरनेम सेम है, वहां पर प्लास्टोक्यूनान था, यहां पर यूवी क्यूनान है, यहां पर यूवी क्यूनान है, तो प्लास्टोक्यूनान का कजिन यहां पर है यूवी क्यूनान। अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस की जेड स्कीम में कौन था मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो आप बोलेंगे सर प्लास्टोक्यूनान। यहां पर ETS में कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन है, तो यूवी क्यूनान है। चीजें क्लियर। यूवी क्यूनान क्या है, ये पंप जैसा बिहेव करता है, इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके बना लिया यूवी क्यूनाल। यहां पर क्या बना सर, यूवी क्यूनाल बन गया, और ये यूवी क्यूनाल फिर से कन्वर्ट हो गया यूवी क्यूनान में और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया किसके पास, कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास। सेम यही प्रक्रिया करेगा कौन, कॉम्प्लेक्स सेकेंड वाला। कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन आ गया है, यही प्रक्रिया करेगा कॉम्प्लेक्स सेकेंड वाला। यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले सर, यहां पर भी यूवी क्यूनान प्रेजेंट है, ये यूवी क्यूनान सर कन्वर्ट हो जाएगा यूवी क्यूनॉल में, यूवी क्यूनॉल में, यूवी क्यूनॉल में। अब ये यूवी क्यूनॉल फिर से यूवी क्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे, इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को। तो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, सेकंड का इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। इसी कारण से पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट लिखा है, फिर थर्ड लिखा है, फिर सेकंड लिखा है। और आप जब देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन भी आया है थर्ड में और सेकंड का इलेक्ट्रॉन भी आया है थर्ड में, सेकंड का इलेक्ट्रॉन भी आया है थर्ड में। क्लियर हो रहा है। एनसीईआरटी में फिगर है कि फर्स्ट वाला भी थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन भेजा और आपका सेकंड वाला भी थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन भेजा, इनके बीच में कहीं पर यूवी क्यूनॉन है ही नहीं। यहां पर अगर यूवी क्यूनॉन होता तब तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाता, है ही नहीं, जाएगा भी नहीं। रीजन क्या है, यहां पर FADH2 डिहाइड्रोजिनेज है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, NADH2 का इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक, और ये भाई साहब मैट्रिक्स में हो रहे हैं प्रक्रिया, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, ये मैट्रिक्स में है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, अब समझिएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन आ गया और ये आएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। किसके पास आना है इसको, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास सर आने के लिए, कॉम्प्लेक्स 4 के पास आने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उड़ के तो आएगा नहीं, किसके थ्रू आएगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला, आएगा किसके थ्रू, तो जेड स्कीम में जब हम लोग देखते हैं तो PS सेकंड को PS फर्स्ट से कनेक्ट कौन कराता है, जवाब दीजिए। PS सेकंड को PS फर्स्ट से कनेक्ट कौन कराता है, प्लग बिटवीन PS सेकंड एंड PS फर्स्ट। PS सेकंड और PS फर्स्ट के बीच का प्लग होता है प्लास्टोसाइनिन। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा बताइएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा सर साइटोक्रोम C। क्या होगा, वहां पर PC था, यहां पर CC है, आपने लिखा सर साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन को फिर भेज दिया किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। जेड स्कीम में यूवी क्यूनान नहीं था, प्लास्टोक्यूनान था।
साइटोक्रोम सी नहीं था, प्लास्टोसाइनिन था। बट यहाँ ईटीएस में यूबिक्यूनान है और साइटोक्रोम सी है, इसे बोलते हैं क्या, ये यूबिक्यूनान हो गया, जिसे हमने कजिन बोला किसका, प्लास्टोक्यूनान का। और साइटोक्रोम सी ये किसका कजिन है, आप बोलेंगे सर प्लास्टोसाइनिन का। वहां पर प्लास्टोसाइनिन मतलब पीसी था, यहां पर साइटोक्रोम सी है मतलब सीसी है, मतलब सीसी है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम यूबिक्यूनान ने किया और साइटोक्रोम सी ने किया। अब आ गया इलेक्ट्रॉन किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब इससे रहा नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया किसके पास, हाफ O2 के पास और 2H+ के पास, और यहां से बन जाएगा वाटर। यहां से अल्टीमेटली बन गया वाटर, यहां से अल्टीमेटली बन गया वाटर। और यही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्योंकि यहां पर 4 ही कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बन गया वाटर। अब हमको बनाना है सर क्या, अब बनाना है एटीपी। अब चलेंगे 5वें कॉम्प्लेक्स के पास, एटीपी भी बना लेंगे। बट उसके पहले एनसीईआरटी वाला फिगर हम लोग समझेंगे, एनसीईआरटी का फिगर हम लोग समझेंगे। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई भाई? क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो बताइएगा, चीजें क्लियर हो गई हो तो बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया। इसीलिए तो ऑक्सीजन को अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, हाइड्रोजन को भी लेता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बना दिया वाटर। ठीक, चीजें क्लियर भाई? अब देखिए, एक फिगर हम लोग बड़ा बढ़िया सा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में बना हुआ है और बड़ा कंफ्यूजन देता है सर। एनसीईआरटी में एक फिगर है और बड़ा कंफ्यूजन देता है, उसको भी देख लेते हैं। जरूर रिवाइज कराएंगे भाई। अभी आज की क्लास में रिवीजन चाहिए कि बाद में रिवीजन की बात कर रहे हैं एग्जाम टाइम पर? सुची जी बोल रहे हैं एक बार रिवाइज जरूर कराएं सर लास्ट में। बिल्कुल करा देंगे, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम लोग अगर लिखना चाहें, अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक पॉइंट यहां पर लिख भी सकते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं मोबाइल, आप लोग बताइएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन जेड स्कीम। जेड स्कीम में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन थे? आप बोलेंगे सर प्लास्टोक्यूनॉन एंड प्लास्टोसाइनिन, यही थे। आज ही बिल्कुल करा देंगे, प्लास्टोसाइनिन। अब मैं पूछ रहा हूं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन ईटीसी या माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए। यहां पर आप बोलेंगे सर प्लास्टोक्यूनान का यहां पर कजिन भाई है, मतलब यूबिक्यूनान है, एंड क्या है, सीसी का मतलब साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी है। चीजें कुछ क्लियर हुई? कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई? ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के दूसरे दिन नेचर ब्लॉग भी बोल रहे हैं एग्जाम के दूसरे दिन। चलो भाई, यहां पर देखते हैं, हमने ये चीजें भी क्लियर कर ली। अब हम एक फिगर आपकी एनसीईआरटी बड़ा सुंदर सा बना के रखी है, जहां पर ढेर सारा कंफ्यूजन सभी को होता है, सभी को ढेर सारा कंफ्यूजन होता है। उस फिगर को समझ लेते हैं, फिर सटल मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। चलिए भैया, फिगर भी देख लिया जाए। ठीक, फिगर भी देख लिया जाए। अरे भाई, चलिए, एक फिगर आपकी एनसीईआरटी दे रखी है, हम पहले उसे देख लेते हैं। इसे एक बार और कॉपी कर लिया जाए भाई।
यहाँ पर हम एनसीईआरटी का फिगर एक है, इसे क्लियर कर लेते हैं, इससे चीज़ें आपकी क्लियर रहें। अब समझिएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये है आपका साइटोप्लाज्म का पोर्शन। किसका पोर्शन है? साइटोप्लाज्म का। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ठीक, ये आपका क्या है? ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ईटीसी इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चलेगी। और ये क्या है सर? ये मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स है। ये समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन हमने बनाया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना दी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बना दिया, मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। बाहर की ओर साइटोप्लाज्म है, अंदर की ओर मैट्रिक्स है। ये फिगर आपकी एनसीईआरटी में बढ़िया सा बना के रखा है। ठीक, ये फिगर आपकी एनसीईआरटी में मस्त एकदम बना के रखा है। हम यहां पर बना लेते हैं सर पहला कॉम्प्लेक्स। ये रहा आपका पहला कॉम्प्लेक्स। ये भाई साहब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, जो कि आर पार दिख रहा है, मैट्रिक्स को कनेक्ट करा रहा है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से। यहां पर एक और कॉम्प्लेक्स हम बना लेते हैं, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका कलर बदल देते हैं, येलो कर देते हैं। ठीक, थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं सर। ये रहा आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। सर इधर बना लेते हैं फोर्थ कॉम्प्लेक्स। चारों कॉम्प्लेक्स यहीं पर बना लेते हैं भाई। ठीक, और यहां पर सर बना लेते हैं चैनल। एक सेकेंड भैया। ठीक, ऐसा कुछ फिगर आपकी एनसीईआरटी दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। इसे हमने बोला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, क्योंकि मैं बताया हूं कि पहले से इलेक्ट्रॉन तीसरे में जाता है। और ये है कॉम्प्लेक्स सेकेंड। समझिएगा कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन इसे देगा, इसलिए थर्ड पहले लिखा गया है। ये है कॉम्प्लेक्स फोर और ये है कॉम्प्लेक्स फाइव। ध्यान से एक एक पॉइंट को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होगा क्या सर? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में सबसे पहले अगर हम देखें तो होगा क्या सर? आप बोलेंगे सर यहां पर एक चीज आप देखिए, मैंने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स को मेम्ब्रेन के क्रॉस बनाया है, मतलब मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को कनेक्ट करते हुए दिखाया है। ये एज अ प्रोटॉन, ये कैसे दिख रहे हैं? एज अ प्रोटॉन पंप आपको दिख रहे हैं, पंप जैसे दिख रहे हैं, इधर से इधर कनेक्ट हैं दोनों। बट हमने कॉम्प्लेक्स सेकेंड को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर दिखाया है, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहीं पर FADH2 बनाता है और FADH2 डिहाइड्रोजिनेज यहीं पर क्या करता है? उसे तोड़ देता है। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ही होगा। ध्यान से समझिएगा, फिगर का मतलब है। और ये है आपका पांचवा कॉम्प्लेक्स, जहां पर हम ये एज अ प्रोटॉन चैनल काम करेगा, जहां पर प्रोटॉन यहां से आएंगे, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा और बनेगा क्या सर? बन जाएगा ATP। यहां पर क्या होगा सर? यहां पर NADH2 टूटेगा। क्या टूटेगा? ध्यान से देखिएगा, यहां पर सर टूटेगा NADH2, यहां पर सर NADH2 टूटा, NAD प्लस बना। क्या बना भैया? NAD+ बन गया। यही तो यहां पर हो रहा है, अभी तक यहां पर यही हो रहा था प्रक्रिया। अब आप बताइए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से अगर NADH2 टूटा और NAD+ बना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? यहां पर मैंने एक कोफैक्टर लिखवाया है, ये कोफैक्टर लिखवाया FMN। ठीक है, अब ये कोफैक्टर यहां पर काम करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, दो इलेक्ट्रॉन सर निकले, गए किसके पास? FMN के पास गए। FMN ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसने इलेक्ट्रॉन भेज दिया किसके पास? FES के पास। इसीलिए पहले कॉम्प्लेक्स में आपको FMN एज अ कोफैक्टर और FES प्रोटीन आपको देखने को मिला। ऐसा मैं लिखा हूं प्रॉपर, यहां पर आप देख सकते हो।
पहले कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था कि FMN एज अ कोफैक्टर और FES प्रोटीन की जरूरत यहां पर पड़ेगी। ठीक, अब यहां पर मैंने इसका काम बता दिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, भेज दिया FES के पास, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। आप बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचा FES के पास। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा किसके पास? आना है सर यहां पर, थर्ड वाले के पास आना है, थर्ड वाले के पास इलेक्ट्रॉन आना है। इसको थोड़ा खिसका देते हैं, यहां जरूरत है जगह की। ठीक, चलिए इसे हमने लिख दिया, ये है थर्ड। अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में आना है सर, तो उड़ के तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन उड़ के तो आएगा नहीं, तो यहीं पर प्रेजेंट होता है सर यूबी क्विनान। यूबी क्विनान यहां पर प्रेजेंट है सर। ये यूबी क्विनान इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। यूबी क्विनान ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बना लिया यूबी क्विनॉल H2, इसने ये बनाया, यहां से यूबी क्विनॉल बना, इसने फिर से कन्वर्जन में यूबी क्विनान बना लिया। और यहां पर कॉम्प्लेक्स थर्ड होगा क्या सर? आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स थर्ड है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या है सर? यहां पर है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर यूबी क्विनान ने एक्सेप्ट किया, अभी फ्लोसीट डायग्राम में बताया हूं मैं। FES प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन आया यूबी क्विनान के पास, ये बन गया यूबी क्विनॉल। और यहां पर होगा क्या सर? आप बोलेंगे सर यूबी क्विनॉल फिर से कन्वर्ट होगा यूबी क्विनान में, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन चला गया। अब आ जाते हैं सर सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स पर। यहां पर सर FADH2, यहां पर आप देखेंगे कि आपका सक्सिनेट बनाया फ्यूमरेट, समझिएगा, बना यहां पर FADH2, ये FADH2 टूट गया FAD में, किसमें भैया? FAD+ में। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहां फिर से आना है उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पर, उड़ के तो जाएगा नहीं, तो यहां पर भी प्रेजेंट होगा यूबी क्विनान। क्या होगा? यहां पर भी होगा यूबी क्विनान। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब ये यूबी क्विनान फिर से क्या बना लिया? इसने फिर से बनाया सर यूबी क्विनॉल, यूबी क्विनॉल। अब ये यूबी क्विनॉल फिर से बना लिया यूबी क्विनान, कन्वर्जन हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसे? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया सर साइटोक्रोम B को, इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम B को। अभी समझिएगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला आया साइटोक्रोम B के पास, यूबी क्विनॉल ने इसे रिड्यूस करके दिया। वही प्रक्रिया यहां पर भी हुई, यहां पर भी यूबी क्विनान आपका यूबी क्विनॉल बनाया, और ये यूबी क्विनॉल कन्वर्ट हो गया फिर से यूबी क्विनान में, और इलेक्ट्रॉन दे दिया किसके पास? साइटोक्रोम B के। ठीक, साइटोक्रोम B के पास। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक अभी तक जो चीजें बताई गई हैं ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं? आप बताइए, यहां पर जो यूबी क्विनान बना है, यूबी क्विनॉल बना है, तो यहां पर हाइड्रोजन भी तो था, यहां पर देखिए हाइड्रोजन भी तो था। यूबी क्विनान से यूबी क्विनॉल बना, यहां पर हाइड्रोजन जब रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास गया, तो ये हाइड्रोजन यहां से क्रॉस कर जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। सेम प्रक्रिया यहां पर भी होगी, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। 2 हाइड्रोजन इस वाले यूबी क्विनान ने पंप कर दिया, 2 हाइड्रोजन इस वाले यूबी क्विनान ने पंप किया। इसका मतलब पहले कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन आया यूबी क्विनान ने एक्सेप्ट किया, इसने 2 हाइड्रोजन भेजा, और दूसरे वाले ने भी जो यूबी क्विनॉल बनाया, यहां से भी 2 हाइड्रोजन पंप हो गए, और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया साइटोक्रोम B के पास। ठीक, ये बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहां से भी 4 हाइड्रोजन पंप होंगे, कहां पर? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्योंकि यहां पर होता क्या है, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन?
तो आप बोलेंगे सर यहाँ से टोटल 4 हाइड्रोजन पंप होंगे, यहाँ से सर 4 हाइड्रोजन पंप होंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि NADH2 कॉम्प्लेक्स जो होता है यहाँ से 4 हाइड्रोजन पंप करता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या है, एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा सर, ये 4 हाइड्रोजन को पंप किया। लेकिन थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स पर हमने देखा कि 2 ही हाइड्रोजन पंप हो रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे एनर्जी लेवल कम होगा, हाइड्रोजन पंप करने की इफिशियंसी कम होती जाएगी। यहाँ से 4 हाइड्रोजन पंप किया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए और सेकेंड वाले से भी 2 हाइड्रोजन गए। ठीक, अब ये साइटोक्रोम बी के पास आपका इलेक्ट्रॉन है, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, साइटोक्रोम सी के पास। इलेक्ट्रॉन आ गया सर साइटोक्रोम सी के पास, किसके पास आ गया, साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। आराम से देखिएगा, साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन आया। अब इलेक्ट्रॉन आना है कहां पर, 4 वाले पर, चौथे कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉन को आना है। इलेक्ट्रॉन को आना है चौथे कॉम्प्लेक्स पर, उड़ के तो जाएगा नहीं, तो यहीं पर पाया जाता है साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। अब ये साइटोक्रोम बी के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये गया साइटोक्रोम C1 के पास, और यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका, यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसके पास, साइटोक्रोम सी के पास। अब ये साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन भेजेगा चौथे कॉम्प्लेक्स के पास, और चौथा कॉम्प्लेक्स है क्या, आप बोलेंगे सर साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ए, और यहां पर होगा साइटोक्रोम A3, ए और A3। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया साइटोक्रोम ए ने, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए ने एक्सेप्ट किया। यहां से इलेक्ट्रॉन आया फिर से किसके पास, साइटोक्रोम A3 के पास, और यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, हाफ O2 के पास, हाफ O2 के पास, 2H+ के पास, 2H+ के पास, और बना लेगा वाटर, और बना लेगा वाटर, सॉरी यहाँ पर 2H2O नहीं बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ पर बन गया सर वाटर, यहाँ पर बन गया सर वाटर। ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है, यहाँ पर बन गया सर वाटर। थोड़ा सा हौच पौच दिख रहा है, बट आप समझने की कोशिश करेंगे तो एनसीईआरटी का फिगर आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार इसे समझाऊंगा, बट इसके पहले जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाउन हिल आ रहा है तो यहां से भी 2 हाइड्रोजन पंप होंगे। कितने हाइड्रोजन पंप करेगा ये, मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सेस में आगे जाएगा उसका एनर्जी लेवल कम होगा, स्पीड कम होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पंप करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। यहां से भी 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, ये पंप कर देगा। शुरू में तो सर 4 हाइड्रोजन पंप किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ 2-2 हाइड्रोजन इसने पंप किए हैं। जो लॉजिक है मैं वही बता रहा हूं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि सर पुरानी वाली में तो 2 हाइड्रोजन NADH2 वाले में भी था, यहां पर एनर्जी लेवल ज्यादा था, स्पीड ज्यादा थी, तो 4 हाइड्रोजन पंप कर दिया था, यहां पर 2-2 हाइड्रोजन पंप किए। ठीक, आप बताइए यहां पर हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर हाइड्रोजन या H+ का आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो pH क्या होगा सर, pH डाउन हो जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, pH डाउन हुआ, तो सर यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैं आपको वहां पर पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस में बताया था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि जब एक चैम्बर में ढेर सारे गुंडों को हम पैक कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, उनके अंदर लड़ाई होगी। अब यहाँ पर ढेर सारे हाइड्रोजन है तो एक दूसरे से धक्का मुक्की करेंगे, तो एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स होगा, ऐसा फोर्स जिसे प्रोटॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन का मोशन जिस फोर्स को डेवलप कराए उसे प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलेंगे। तो पीएच कम है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, आपस में टक्कर होगी, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। यहां पर 5वां कॉम्प्लेक्स है जिसे हम बोलते हैं F0 और ये है आपका F1। यहां पर एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है। अब ये हाइड्रोजन यहां से आ गया, यहां पर मतलब ये हाइड्रोजन आया आपका कहां पर भाई, यहां पर हम H+ बस लिखेंगे, यहां पर हमने लिखा H+ और यहां पर आपका ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बन जाता है ATP, क्योंकि यहां पर इंजाइम होता है एक, यहां पर एक इंजाइम होता है, नाम है ATP सिंथेज, ATP सिंथेज, ATP सिंथेज।
कुछ क्लियर हुआ? यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हुए, आपस में टक्कर हुई, मतलब एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हुआ, और यहां से प्रोटॉन्स क्या हुए, ये एक चैनल का काम करता है सर, एक प्रोटॉन चैनल का काम करेगा। यहां से प्रोटॉन्स आएंगे कहां पर, आ जाएंगे फिर से मैट्रिक्स में, और जब प्रोटॉन्स आएंगे, एक प्रोटॉन आएगा तो 40 डिग्री का कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, 3 प्रोटॉन आएंगे तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा, 3 प्रोटॉन आएंगे तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। आपकी एनसीईआरटी में फिगर में लिखा है कि 2 प्रोटॉन जाएंगे तो एक एटीपी बनेगा, और थियरी में लिखा है कि 4 प्रोटॉन जाएंगे तो एक एटीपी का फॉर्मेशन। बात बिल्कुल सही है, 4 प्रोटॉन खर्च होते हैं एक एटीपी बनाने में, क्योंकि इधर से एक प्रोटॉन आता है, इधर से क्या होता है, इधर से 3 प्रोटॉन आते हैं तो एक एटीपी बनता है, इधर से एक प्रोटॉन इस साइड जाता है, तो टोटल 3 आए, एक गया, तो 4 प्रोटॉन खर्च हुए एक एटीपी बनाने में, वो इसलिए लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि एटीपी आपका बन गया, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक ईटीसी चला, और ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कोई बात नहीं है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहां पर अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछिए, नहीं तो मैं इसे फिर से अभी एक बार एक्सप्लेन करूंगा पूरा। अगर यहां पर किसी को कहीं डाउट है, जो चीजें अभी बताई गई हैं चारों कॉम्प्लेक्सेस या 5 कॉम्प्लेक्सेस को लेकर, वो आप बताइए। बताइएगा भैया। अब आपसे एक सवाल रहेगा मेरा, यहां पर प्रोटॉन पंप जैसा कौन यूज हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला है जो प्रोटॉन पंप यूज हो रहा है। यहां से इसने प्रोटॉन इधर पंप किया, इसने भी प्रोटॉन इधर पंप किया, और इसने भी प्रोटॉन यहां पर पंप किया, बट ये जो F0 F1 पार्टिकल है, ये सर प्रोटॉन पंप नहीं करता, ये प्रोटॉन चैनल जैसा काम करेगा, ये सर प्रोटॉन चैनल या हाइड्रोजन चैनल जैसा काम करता है, पंप जैसा काम नहीं करता। ठीक है, ये प्रोटॉन चैनल जैसा काम करता है। तो फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला प्रोटॉन पंप करते हुए आपको दिख रहे हैं, सेकंड वाले ने कोई प्रोटॉन पंप नहीं किया है, सेकंड वाले ने कोई प्रोटॉन पंप नहीं किया है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अगर क्लियर हुई हो तो डन लिखिए, तो एक बार मैं बस सटल मैकेनिज्म पढ़ा दूं, उसके बाद फिर से इसे दोबारा पढ़ा दूंगा, फिर से अभी इसे दोबारा समझा दूंगा। बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हुई? तो लिखते हैं, देखते हैं सटल मैकेनिज्म या सटल सिस्टम। इस सटल सिस्टम क्या होता है भाई? पहली क्लास में किसी का सवाल था कि सर सटल सिस्टम क्या होता है, सटल सिस्टम क्या होता है? चलिए सटल सिस्टम के बारे में समझते हैं। हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, अधिकतर सभी लोग खेलते हैं। बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं, या अभी हम 2 के बारे में समझ रहे हैं। इधर से आप क्या करते हो, जिसे हम शटल बोलते हैं, इधर से शटल हमने मारा, उधर से सामने वाले ने शटल मारा, तो क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहां से शटल वहां गया, वहां से शटल यहां आया। एक पहली बात। एक हम लोग नाम सुने हैं किसका, एक नाम सुने हैं स्पेस शटल, जो क्या करता है, वैज्ञानिकों को स्पेस में ले जाने और स्पेस से लाने का काम करता है। लॉजिस्टिक मतलब सामान को स्पेस में पहुंचाने और स्पेस से लाने का काम करता है। सेकंड शटल हो गया। एक शटल होता है जैसे हम लोग मेट्रो को देख लेते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पैसेंजर्स को ले जाना, और एक उस वाले स्टेशन से इधर ले आना पैसेंजर्स को। कहने का मतलब शटल एज अ कैरियर काम करता है। शटल सिस्टम क्या है, एक तरीके का कैरियर है सर, ये कैरियर सिस्टम है, कैरियर सिस्टम है। क्या है भाई, कैरियर सिस्टम है या कैरियर है? शटल सिस्टम क्या है सर, कैरियर सिस्टम है या कैरियर है? कैरियर सिस्टम है या कैरियर है? आपने अभी तक शायद पढ़ा भी हो या नहीं पढ़ा है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये सेल है सर, ये सेल है। शटल सिस्टम को समझ लेते हैं, फिर दोनों शटल समझाऊंगा। शटल सिस्टम में सर यहां पर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया सुंदर सी बनी हुई है, ये सुंदर सी सर माइटोकॉन्ड्रिया बनी है, ये आपकी क्रिस्टी हो गई सर, ये आपकी क्रिस्टी हो गई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई।
सर यहां पर हमने देखा कि ग्लूकोज टूटा सर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, पायरुविक एसिड बना, और यहां पर सर 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, 2 NAD से, 2 NAD प्लस से 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये चीजें अपने को पता है सर। अब ये NADH2 है कहां पर, ये है सर आपका साइटोप्लाज्म, ये है सर आपका साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म, ये साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म है। क्या है भैया, साइटोसॉल है या साइटोप्लाज्म है। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। कहां पर, यहां पर चलेगी लिंक रिएक्शन, मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन चलेगी सर, लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्ज साइकिल चलेगी। ठीक, और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहीं पर ETS होगा आपका, यहीं पर ETS होगा। अब बताइए, लिंक रिएक्शन और क्रेब्ज साइकिल में जो NADH2 बने थे उनको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इस भाई साहब को ये जो ग्लाइकोलिसिस में बना है NADH2, इसको यहां इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या ETS में पहुंचाने के लिए कैरियर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कैरियर की जरूरत पड़ेगी, और यही आपका शटल सिस्टम है। इन्हें यहां से यहां तक लाने के लिए शटल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। हमने आपसे बताया स्पेस शटल मनुष्य को या वैज्ञानिकों को धरती से स्पेस में ले जाना, स्पेस से धरती में लाने का काम शटल या स्पेस शटल का काम होता है। ट्रेन का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पैसेंजर्स को ले जाना और उस स्टेशन से इस स्टेशन पर पैसेंजर्स को लाना, ये भी एक शटल है। बैडमिंटन को एक साइड से मारना, उधर से दूसरा प्लेयर मारे, ये भी एक शटल हम लोग बोलते हैं। कहने का मतलब ये 2 NADH2 बना था साइटोसॉल में, इसे इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में या क्रिस्टी में लाने के लिए शटल सिस्टम का यूज किया जाता है। क्या शटल सिस्टम क्लियर हुआ, शटल सिस्टम क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ भाई मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन और क्रेब्ज साइकिल चल रही है, यहाँ पर जो NADH2 और FADH2 बनेगा वो इजिली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चला जाएगा। बट यहाँ पर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमियाबल, किसी को जल्दी जाने नहीं देती। इनको लाने के लिए शटल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। चीजें क्लियर? अब हम टाइप देखते हैं शटल सिस्टम का, और शटल सिस्टम होता है 2 टाइप का। तो हम पहला देखते हैं, पहला होगा मैलेट एस्पार्टेट शटल, एस्पार्टेट शटल, मैलेट एस्पार्टेट शटल। मैलेट एस्पार्टेट शटल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, मैलेट एस्पार्टेट शटल को हम लोग समझते हैं। मैलेट एस्पार्टेट शटल कहां पर चलेगा, कहां पर ऑपरेट करेगा? तो ये चलता है विग्रसली एक्टिव सेल में। कहां पर? विग्रसली एक्टिव सेल्स में। आप कहेंगे विग्रसली एक्टिव सेल मतलब जो हमेशा एक्टिव रहे, और ऐसी 3 सेल आपके पास हैं। पहला है सर हार्ट, हमेशा एक्टिव है। दूसरा है सर लीवर, तीसरा है सर किडनी। इनको आराम नहीं है। हार्ट, लीवर, किडनी विग्रसली एक्टिव सेल होती हैं सर, हमेशा काम करना पड़ता है इनको सर हमेशा काम करना पड़ता है। चलिए, यहां तक चीजें शायद आपकी क्लियर हुई हो। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक, अब यहां पर हम कुछ चीजें समझते हैं, शायद चीजें क्लियर हो जाएं। कुछ चीजें यहां पर हम समझेंगे और यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका रहा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। समझिएगा भैया, ये आपका क्या है सर, साइटोसॉल है या साइटोप्लाज्म है। ये आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक, देखिएगा ध्यान से, यहां पर सर साइटोसॉल में 2 NADH2 है, 2 NADH2 प्रेजेंट है। अरे भाई 2 NADH2 बनता है, प्रेजेंट है। हम लोग सर
एक सेकेंड भाई, फिर से ब्लिंकिंग हो गई है। आप लोग जिस तरीके से जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, फिर से ब्लिंकिंग हुई है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिर से 1 मिनट का ब्रेक। तब तक अगर किसी का कहीं कुछ डाउट हो तो आप डाउट पूछते रहिए, मैं आपका जवाब देता रहूंगा, तब तक बोर्ड भी एक्टिव हो जाएगा। बताइएगा भैया, किसी का कोई डाउट हो, डाउट आप लोग पूछ लीजिए, तब तक बोर्ड भी एक्टिव हो जाएगा। सटल सिस्टम समझा दूंगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। कैसे 36 और 38 एटीपी बनते हैं, क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े रहेंगे, जाएगा कोई नहीं, ठीक है ना, किसी को जाना नहीं है, बस बोर्ड स्टार्ट होने वाला है। लोकेश सर, लोकेश सर गया, जी बिल्कुल। चलिए भाई, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछिए। सर जी रनिंग कर रहे हैं, परेशान नहीं होना है। दरअसल एक्चुअली है क्या ना कि प्रयागराज में थोड़ा सा काम चल रहा है कुंभ को लेकर, तो बिजली मतलब लाइट पावर बार बार आ जा रही है ना, तो उस कारण से थोड़ी सी ब्लिंकिंग बढ़ गई है। कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, तो इस कारण से दिक्कत हो रही है। बट आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैलेट है भाई, मैलोनेट नहीं है। मैलेट स्पार्टेट सटल है, मैलोनेट नहीं है भैया, मैलेट स्पार्टेट सटल है, नॉट मैलोनेट। मैलोनेट नहीं है, मैलेट है, मैलोनेट नहीं है, मैलेट स्पार्टेट सटल, मैलोनेट नहीं है भैया, अभी बता रहा हूं। मैलेट, मैलेट, MALAT, या मैलिक एसिड स्पार्टेट सटल। मैलेट है, नॉट मैलोनेट। सर यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई है क्या? सर उस पर शायद न्यूज लेकर आए थे, सुबह न्यूज आप लोग को मिली होगी, हमको उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको अभी न्यूज मिल जाएगी, ठीक है ना, अभी वो सारी चीजें मिल जाएंगी चैनल पर ही, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, चलिए भैया, यहाँ तक चीजें हमने शायद देख रखी थी, ठीक। यहाँ तक चीजें हमने देख रखी हैं। एक सेकेंड, चलिए, हम लोग मैलेट स्पार्टेट सटल की बात कर रहे थे सर। कौन सा सटल चल रहा था? मैलेट स्पार्टेट सटल। पहला सटल है मैलेट स्पार्टेट स्पार्टेट सटल, ठीक। हमने यहां पर आपसे बताया, हमने आपसे बताया कि भाई ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आपकी मैट्रिक्स है, और यहाँ पर साइटो, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका है साइटोप्लाज्म। चलिए, परेशान नहीं होना है भैया, शुरू करते हैं, हम भी परेशान हो गए हैं, परेशान ना हो बोल बोल के। यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर सर 2NADH2 बना, ग्लाइकोलिसिस में 2NADH2 बना है सर। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में 2NADH2 यहाँ पर बना है। जब हम लोग C3 साइकिल पढ़ते हैं तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से क्या बनता है सर?
C3 साइकिल में ऑक्जेलो एस्टिक एसिड क्या बनाता है बताइएगा। आप बोलेंगे सर मैलेट बनाता है। C3 साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सर बनता है मैलेट। क्या बनता है भैया? बनता है सर मैलेट। यहां पर बनेगा मैलेट। मैलेट बन गया। ये 2 NaDH2 यहां पर यूज हो जाएगा, बना लेगा 2 NAD प्लस, 2 NAD प्लस। अब ये मैलेट सर, ये मैलेट यहां से ट्रांसपोर्ट हुआ, आ गया कहां पर? मैट्रिक्स में। यहां पर मैलेट आपका आ गया, यहां पर आ गया सर मैलेट। यहीं पर सर ETS चलती है अपनी। ये हमने बना दिया सुंदर सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये मैलेट भाई साहब बने कहां पर? साइटोप्लाज्म में। प्रक्रिया कौन सी थी? आप बोलेंगे सर C3 नहीं भाई, C4 साइकिल। C4 साइकिल, ये C4 साइकिल में ऑक्जेलो एस्टिक एसिड मैलेट बनाता है और यहां पर ये 2 NaDH2 ग्लाइकोलिसिस वाला यूज हो जाता है। ठीक, अब यहां फिर से मैलेट आया, ये मैलेट फिर से बना लिया ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ये ऑक्जेलो एस्टिक एसिड जब बना तो यहां पर सर 2 NAD प्लस से, 2 NAD प्लस से बन गया 2 NaDH2, 2 NaDH2। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड से जब मैलेट बनता है तो 2 NaDH2 का खर्च आता है, और जब मैलेट से ऑक्जेलो एस्टिक बनेगा तो 2 NaDH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये ऑक्जेलो एस्टिक एसिड कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में या एस्पार्टेट में। एस्पार्टेट में ये कन्वर्ट होगा और ये एस्पार्टेट फिर आ जाएगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में। ये एस्पार्टेट साइटोप्लाज्म में रिटर्न आ गया, ये एस्पार्टेट साइटोप्लाज्म में रिटर्न आया और फिर से क्या बना लिया? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बना लिया। अब आप बताइए, ये 2 NaDH2 गया ETS में और बना लिया 6 ATP। कितने ATP बनाया? 6 ATP बनाया। कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ भाई? 6 ATP का फॉर्मेशन हो गया। मैलेट एस्पार्टेट शटल में 2 NaDH2 से भानु भावना जी बोल रहे हैं कि सॉरी सर प्लीज बताएं केमिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास कब से शुरू होगी महेश सर की। महेश सर की शायद तबीयत गड़बड़ हो, स्वास्थ्य खराब है आई थिंक, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जल्द ही उनकी क्लास लगेगी। मैंने आपसे बताया ऑक्जेलो एस्टिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हुआ और ये मैलेट बाद में ट्रांसफर हुआ यहाँ पर मैट्रिक्स में। यहाँ पर 2 NaDH2 का खर्च आया था, यहाँ मैलेट फिर से ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनाया, तो ये मतलब 2 NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ और ETS के थ्रू 2 NaDH2 से 6 ATP मिल गए। एक NaDH2 से 3 ATP मिलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमको पता है। अब ये ऑक्जेलो एस्टिक एसिड एस्पार्टेट में कन्वर्ट हुआ और आ गया यहाँ पर एस्पार्टेट के फॉर्म में। यहाँ से एस्पार्टेट आया यहाँ पर साइटोप्लाज्म में और इस एस्पार्टेट ने ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बना लिया। बट मेरा सवाल ये है कि ऑक्जेलो एस्टिक एसिड डायरेक्टली क्यों नहीं आ पाया यहाँ पर साइटोप्लाज्म में? मैट्रिक्स से ऑक्जेलो एस्टिक एसिड साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं आ पाया? तो कारण ये होता है सर कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमियाबल होती है। ये परमियाबिलिटी शो करती है किसके लिए? मैलिक एसिड के लिए और एस्पार्टिक एसिड के लिए। तो मैलेट और एस्पार्टेट शटल में आपको 6 ATP बनते दिख रहे हैं, 2 NaDH2 से 6 ATP बनते दिख रहे हैं। और ये शटल आपको हार्ट में, लीवर में और किडनी में देखने को मिलेगा, किडनी में देखने को मिलेगा। ठीक, तो 6 ATP मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू मिल गए। ठीक, ये एस्पार्टेट बना क्यों? क्योंकि ऑक्जेलो एस्टिक एसिड कभी भी इस मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को और आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता। इस कारण से एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा और यहां पर मैलेट और एस्पार्टेट इजिली क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ये परमियाबिलिटी शो करता है। तो इस कारण से मैलेट और एस्पार्टेट शटल इसे बोला जाता है। पहला शटल क्लियर हुआ, 6 ATP का फॉर्मेशन हुआ मैलेट एस्पार्टेट शटल में। ये क्लियर हुआ कि नहीं भैया? ठीक, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड शटल की बात करते हैं सर। सेकंड शटल है आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल।
ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल। ठीक, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल। हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल या मोस्ट यूकैरियोटिक सेल आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या होगा सर? फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। यहां पर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहां पर सर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये सर आपका साइटोप्लाज्म, और ये सर आपका मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स। अब इसे हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। हुआ क्या सर? यहां पर हमको पता है DHAP, DHAP सर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और यहां पर 2 NADH2 बन ही रहा है। किसके थ्रू? 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ये DHAP बना लेगा सर क्या? ये DHAP बनाएगा ग्लिसरॉल या ग्लिसराइल्ड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ठीक, और यहां पर ये 2 NADH2 यूज हो गया, 2 NADH2 यूज हुआ, 2 NAD का फॉर्मेशन हो गया, बना क्या? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन गया। ध्यान से समझिएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर ही ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना लिया। अब ये भाई साहब यहां पर रहेंगे नहीं, ये ट्रांसपोर्ट होकर आए बट यहीं पर रुक गए। कहां पर? इसी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट रुक गया, आगे नहीं गया क्योंकि परमियाबिलिटी नहीं थी, परमियाबिलिटी नहीं थी। यहां पर इस तरीके से ETS आपका लगा हुआ है, और ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट यहीं पर फिर से बना देगा DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना देगा। और ये भाई साहब फिर रिटर्न आ जाएंगे यहां पर, ये भाई साहब आ गए DHAP जी, यहां पर आ गए, ये DHAP फिर से रिटर्न आ गया कहां पर? ये DHAP आपका कहां पर आ गया? ये आ गया आपका DH, और ये DHAP फिर से इन्वॉल्व हो जाएगा इस प्रक्रिया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आप बताइएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में किसका फॉर्मेशन हुआ था? आप बोलेंगे सर FADH2। अभी बताया हूं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में FADH2 का फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहां पर सक्सिनेक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, और यहां पर तो NADH2 है नहीं, है कौन? FADH2 का रिसेप्टर है। यहां पर FADH2 है तो होगा क्या सर? यहां पर 2 FADH2 का फॉर्मेशन होगा, 2 FAD से 2 FADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर सर 2 FAD प्लस से 2 FADH2 का फॉर्मेशन। आपसे पहले भी बता चुका हूं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, जहां पर सक्सिनेट कन्वर्ट होगा किसमें? फ्यूमरेट में, और वहां पर FADH2 बनता है। यहां NADH2 का क्या है? कोई रोल ही नहीं होगा। यहां पर ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, ये हाइड्रोजन भाई साहब कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगा, और यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? FADH2 या NADH2। जो प्रेजेंट था उसने हाइड्रोजन ले लिया, FAD प्रेजेंट था, हाइड्रोजन लिया। अब इस 2 FADH2 से बन जाएंगे सर 4 ATP, 4 ATP, 4 ATP। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल में सर 4 ATP का फॉर्मेशन होता है, और मैलेट एस्पार्टेट सेटल में सर, मैलेट एस्पार्टेट सेटल में 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितने ATP का भाई? 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहां तक कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में FAD बनेगा, आपको पता भी है सक्सिनेट फ्यूमरेट में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बन रहा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज यहां पर होता है। इस कारण से हाइड्रोजन मिलेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा कि हाइड्रोजन आ रहा है, तो मेरे पास FAD है, मैं FADH2 बना लूंगा। तो यहां टूटा 2
NADH2 बना 2 FADH2, तो यहाँ आए 4 ATP, यहाँ आए सर 4 ATP। अब समझ में आया कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में 4 ATP क्यों बनता है और मैलेट एस्पार्टेट शटल में 6 ATP क्यों बनता है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम बैलेंस सीट की बात करते हैं, रिस्पायरेटरी बैलेंस सीट की बात कर लेते हैं। अब रिस्पायरेटरी बैलेंस सीट की बात करते हैं, अब शायद चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। रिस्पायरेटरी बैलेंस सीट की बात करेंगे और अब डाउट नहीं रहेगा, यहाँ पर अब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्लीस कहां पर, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में आप कहेंगे सर यहां पर 2 NADH2 बना है और सर 4 ATP फॉर्म्ड हुआ है, 2 ATP कंज्यूम हुआ है, यहां से सर अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल चला तो 6 ATP बनेगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट चला तो 4 ATP बनेगा। यहां से सर 4 ATP बना और यहां से सर -2 ATP हो गया, मतलब या तो 8 ATP बनेगा या 6 ATP बनेगा। कैसे बना, कुछ समझ में आया? ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनेगा जब ग्लाइकोलिसिस वाला NADH2 कहां पर जाएगा, मैलेट एस्पार्टेट शटल में। ग्लिसरॉल फॉस्फेट वाले में गया तो वहां पर 4 ही ATP बनेगा, कुल मिला के 6 ATP का ही क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये हुआ किसके लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं लिंक रिएक्शन। सेकंड लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन में क्या होता है सर, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, यहां पर 6 ATP बनेगा, 6 ATP बनेगा, 6 ATP सर यहां पर बन गया। थर्ड आते हैं सर क्रेब्ज साइकिल में, थर्ड आते हैं सर क्रेब्ज साइकिल में, और क्रेब्ज साइकिल में सर कुल मिला के 6 NADH2 बनता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एस्टिल को एंजाइम में इन्वॉल्व होता है, 2 FADH2 बनता है, 2 FADH2 बनता है, और सर 2 ATP या GTP बनता है, ATP या GTP बनता है। तो यहां से सर बन जाएगा कुल मिला के 18 ATP, यहां से बना सर 4 ATP, यहां से बना सर 2 ATP, 18 4 22, 2 24, 24 ATP का फॉर्मेशन कहां से हुआ सर, आप कहेंगे सर 24 ATP का फॉर्मेशन हो गया कहां से, क्रेब्ज साइकिल से। 6 यहां पर 8 6 14 और 24 38 हुए, कुल मिला के कितने ATP बना सर। इन तीनों को अगर हम कंबाइंड कर लें, इन तीनों को अगर हम कंबाइंड कर लें तो यहां पर सर 38 या 36 ATP का फॉर्मेशन हुआ, ATP का सर फॉर्मेशन हुआ। सटल मैंने समझा दिया है कैसे चीजें बन रही हैं, शायद चीजें कुछ क्लियर हो गई। सटल मैंने समझा दिया है तो शायद यहां पर कुछ चीजें क्लियर हो गई हों। अगर यहां पर NADH2 ग्लाइकोलिसिस वाला NADH2 मैलेट एस्पार्टेट शटल में गया तो 6 ATP बनाएगा, अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में गया तो 4 ATP बनाएगा। यही 2 ATP का अंतर आपको यहां समझ में आएगा। अब आप कहेंगे सर आंसर लगाएंगे कैसे, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने ATP बनेंगे, आप जवाब अगर 36 38 दोनों लिखा है, 38 बाई 36 लिखा है या 38 और 36 लिखा है, तो आप उसको आंसर करिएगा। अगर सर दोनों लिख दिया है 38 भी 36 भी और बोला है कि नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल, तो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की बात अगर हम करेंगे सर तो यहां पर 4 ATP बना, मतलब 36 आंसर करेंगे। और जब भी सवाल पूछा जाएगा तो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के लिए ही पूछा जाएगा। अब अगर बैक्टीरिया की बात करें सर तो बैक्टीरिया में कोई सटल मैकेनिज्म नहीं पाया जाता, तो एक पॉइंट हम यहां पर नोट कर लेंगे, एक पॉइंट आगे हम नोट करेंगे, एक पॉइंट हम आगे नोट कर लेंगे भाई, यहां पर लिख लेंगे इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स सटल सिस्टम absent होता है,
कारण क्या होता है, क्योंकि सटल सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, अब्सेंट होगा। प्रोकैरियोट में क्या होगा सर, सटल सिस्टम होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है, मीजोसोम होता है, तो डायरेक्टली वहां पर क्या होता है, डायरेक्टली वहां पर चीजें क्या होंगी, बन जाएंगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी अब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अब्सेंट है। अब प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में कितने एटीपी बनेगा, तो आप बोलेंगे सर वहां पर सटल जैसा कोई बिहेवियर है नहीं, तो ग्लिसरॉल फास्फेट सटल जैसा बिहेवियर होगा नहीं, सीधे सीधे बनेगा क्या सर, 38 एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी बनेंगे। तो क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई, क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, बताइए। आज जो चीजें पढ़ाई गई हैं यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई। अगर आपसे नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल पूछा है तो आप 36 एटीपी करिएगा। अगर आपसे पूछा गया है विग्रसली एक्टिव सेल तो वहां पर आप 38 एटीपी करिएगा। बैक्टीरिया में सटल सिस्टम नहीं होता तो वहां पर 38 एटीपी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वहां पर मीजोसोम होता है, सटल सिस्टम है नहीं, आराम से NADH2 6 एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, चीजें क्लियर हुई कि नहीं भैया। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है बट वहां पर मीजोसोम पाई जाती है और वो डायरेक्टली क्या करती है, वो डायरेक्टली अपना एटीपी बना देगी ETS के थ्रू। ठीक, तो यहां तक चीजें क्लियर हो तो बताइए, और किसी का कुछ डाउट हो तो बताइए, अगर डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज क्लास को फिर ऑफ किया जाए। और पीछे आप लोगों को कुछ समझना था तो मैं उसे समझा देता हूं, फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए यहां पर शायद कुछ लोगों को डाउट था, यहां पर कुछ डाउट था। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टूटा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने किसे तोड़ा, NADH2 को तोड़ दिया NAD में। 2 इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनान के पास आए और ये यूवी क्यूनाल में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स थर्ड को। कॉम्प्लेक्स सेकेंड ने क्या किया, FADH2 को FAD में तोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनान के पास आए, यूवी क्यूनाल बना, और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसे, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, और ये यूवी क्यूनाल फिर से कन्वर्ट हो गया यूवी क्यूनान। कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब यहां पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन थर्ड के पास आया, सेकंड से थर्ड के पास आया, और इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसा बिहेवियर यूवी क्यूनान का था। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में जब इलेक्ट्रॉन गया तो आप बोलेंगे सर यहां पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C था। कौन था भाई, साइटोक्रोम C था। ठीक, अब यहां से साइटोक्रोम C के बाद इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स किसके पास गया, फोर्थ के पास, और ये इलेक्ट्रॉन भेज दिया ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और वाटर बना दिया, और वाटर बना दिया। सेम यही चीजें मैंने यहां पर भी समझाई हैं, सेम यही चीजें मैंने यहां पर भी समझाई हैं, बस यहां पर थोड़ा सा बीच में FMN और FES को इंक्लूड कर दिया है। ठीक, तो अगर यहां तक चीजें आपकी क्लियर हैं तो आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। तो आज की क्लास को फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, यहीं पर रोकेंगे। चलिए, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम होगा तो होगा भाई, क्या दिक्कत है, एग्जाम का ही तो इंतजार हम लोग कर रहे थे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बैच के बारे में भाई। अगर अभी तक किसी ने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और BPSC का एग्जाम देना चाहता है या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारा पहला बैच है BPSC TRE 4.0 साइंस के लिए, जो कि चल रहा है। NVS TGT साइंस 2024 के लिए सेकेंड बैच है। MP टेट वर्ग 2 मेंस साइंस के लिए थर्ड बैच है, जिसमें केमिस्ट्री आपको डॉक्टर महेश सिंह सर, बायोलॉजी आकाश सर, और फिजिक्स आपके मुस्तफा सर पढ़ाते हुए मिलेंगे। जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया है, देखिए यूट्यूब से पढ़ के प्रिपरेशन बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल बढ़िया से हो सकती है, बट अगर आपको बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करनी है, एक निचोड़ एक्सट्रैक्ट पाना है अपनी बुक का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है 9628959237। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, तो इसी क्रम में हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो भाई तो सवाल पूछ लीजिए।
अगर यहाँ तक किसी का कुछ भी डाउट है तो सवाल पूछिए। भाई सुन्न क्यों पड़े हुए हैं? किसी का कुछ डाउट है तो सवाल पूछिए। बताइए, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो सवाल पूछ लीजिए भैया, नहीं चला जाए। चलिए, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। चलिए, इसी तरीके से जुड़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।